सोचिए अगर देश के हर एक छात्र, हर एक रिसर्चर को दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे रिसर्च पेपर्स पढ़ने का एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाए। खैर, अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी नीति की डीप डाइव करने वाले हैं, जिसे हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ओनोस के नाम से जानते हैं। जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत के साथ ही एकेडमिया में एक तरह की क्रांति आ गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मेगा पॉलिसी क्या है और ये हमारे देश के रिसर्च लैंडस्केप को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। 6,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनिशिएटिव कितने मैसिव स्केल पर प्लान किया गया है। 2025 से 2027 तक के लिए इस बजट को मंजूरी दी गई है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से लाया गया ये ऐतिहासिक निवेश है ताकि दुनिया भर का टॉप टियर रिसर्च डेटा हमारे लोगों तक पहुंच सके। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका असर डायरेक्टली हमारी आने वाली मेडिकल डिस्कवरीज और टेक इनोवेशंस पर पड़ने वाला है। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम दी एकेडमिक पेवॉल प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर ओनोस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस को कैसे फंड किया जा रहा है उस पर आएंगे, फिर दी ओपन एक्सेस डिबेट पर बात करेंगे और आखिर में ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड की जमीनी हकीकत को परखेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं अपने पहले मुद्दे से, द एकेडमिक पेवॉल प्रॉब्लम। पता है, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के लिए हमेशा से एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसे ही पेवॉल कहते हैं। और इस पेवॉल ने सालों से बड़े और छोटे संस्थानों के बीच ज्ञान की एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रखी थी। ओनस आने से पहले ये पूरा सिस्टम सच में बहुत बिखरा हुआ था। लगभग 10 अलग अलग लाइब्रेरी कंसोर्शिया थे और सबके अपने अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संस्थान मिलकर हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हीं सब्सक्रिप्शंस पर खर्च कर रहे थे। अब आईआईटीज और आईआईएससी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स तो ये अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन छोटे कॉलेजेस के पास इसका एक्सेस था ही नहीं। पर अब ओनस के बाद सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड इनफ्लिबनेट पोर्टल पर आ गया है। मतलब अब करीब 6,300 से ज्यादा सरकारी और आर&डी संस्थानों को बिल्कुल एक जैसा यूनिफाइड एक्सेस मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जनवरी 2025 से लागू इस पॉलिसी ने उस बिखरे हुए फ्रैगमेंटेड सिस्टम को पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क में बदल कर रख दिया है। इसका पैमाना सच में चौंकाने वाला है। हम लगभग 18 करोड़ छात्र, फैकल्टी और रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें अब इस नए प्लेटफॉर्म का फायदा मिलेगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के बिल्कुल हिसाब से बनाया गया है। उद्देश्य साफ है, टियर 2 और टियर 3 शहरों में रिसर्च कल्चर को बूस्ट करना। अब सोचिए, किसी छोटे शहर के छात्र को भी वही टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ने को मिलेंगे जो अभी तक सिर्फ प्रीमियम यूनिवर्सिटीज के पास थे। एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आखिर मिल क्या रहा है? करीब 13,000 से ज्यादा ई जर्नल्स और वो भी 30 बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर्स से। इसमें दुनिया के टॉप 4 जायंट्स एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर, टेलर एंड फ्रांसिस और वाइली भी शामिल हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये किसी एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें 27 अलग अलग कैटेगरीज हैं। मतलब एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर चाहे तो वो आसानी से साइकोलॉजी या मेडिकल रिसर्च के पेपर्स भी पढ़ सकता है। नॉलेज की ऐसी आज़ादी वाकई रिमार्केबल है। खैर, सिर्फ रिसर्च पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने पब्लिश करना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फंडिंग आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस। आपको बता दें, जब कोई रिसर्चर अपना पेपर किसी टॉप इंटरनेशनल जर्नल में ग्लोबली फ्री टू रीड यानी ओपन एक्सेस बनाना चाहता है, तो उसको पब्लिशर को एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, जिसे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज या एपीसी कहते हैं। ये फीस लाखों में होती है और एक आम शोधार्थी अक्सर ये खर्च उठा नहीं पाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओएनएस के तहत सरकार ने हर साल 150 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया है जो इन चार्जेस को कवर करेगा। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पब्लिश करेंगे और सरकार पैसे दे देगी। इसकी गाइडलाइंस काफ़ी सख्त हैं। ऑफिशियली ये एपीसी फंडिंग सिर्फ उन्हीं जर्नल्स के लिए मिलेगी जो फुली ओपन एक्सेस हैं और स्कोपस रैंकिंग में टॉप 1% में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी की रिसर्च को ही प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि इंडिया की बेस्ट रिसर्च बिना किसी पेवॉल के पूरी दुनिया पढ़ सके। अब इसका प्रोसेस थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक जरूर है, लेकिन काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। द एपीसी वर्कफ्लो 5 सिंपल स्टेप्स में काम करता है।
सबसे पहले इन्फ्लिमनेट पर ईमेल और ओटीपी के जरिए रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अपने एक्सेप्टेड आर्टिकल की सारी डिटेल सबमिट करनी होती हैं। तीसरा स्टेप है आपके इंस्टीट्यूट द्वारा वेरिफिकेशन। फिर एक जॉइंट ऑथरशिप डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है और आखिर में सरकार सीधे पब्लिशर के बैंक अकाउंट में सेंट्रल पेमेंट कर देती है। बेसिक आइडिया यही है कि रिसर्चर्स को पेपर वर्क में ना उलझना पड़े। इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, द डिक्लेरेशन ऑफ ऑथर्स कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्म बेसिकली डबल डिपिंग को रोकने के लिए है। डबल डिपिंग मतलब आप एक ही रिसर्च पेपर के लिए सरकार से भी पैसे ले रहे हैं और किसी और फंडिंग एजेंसी से भी। इस फॉर्म के जरिए आपको प्रूव करना होता है कि इस रिसर्च में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है और आपने इस पेपर की पब्लिशिंग के लिए किसी और से पैसे नहीं लिए हैं। अगर जानकारी गलत निकली तो फीस वापस करनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का एक बहुत सॉलिड तरीका है। सरकार की तरफ से देखें तो ये स्कीम परफेक्ट लगती है, राइट? लेकिन एकेडेमिया में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। तो आइए देखते हैं चौथा हिस्सा, द ओपन एक्सेस डिबेट। दरअसल दुनिया भर में इस कमर्शियल पब्लिशिंग मॉडल का विरोध हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जायंट पब्लिशर एल्सेवियर के साथ अपना $multi-million कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने से सीधा इनकार कर दिया था। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका कहना था कि पब्लिशर पहले तो करोड़ों रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है और फिर ऊपर से ऑथर से पब्लिशिंग फीस भी वसूलता है। 2020 में MIT ने भी यही स्टैंड लिया। वेस्टर्न कंट्रीज की लगभग 90 बड़ी यूनिवर्सिटीज इन कमर्शियल पेवॉल्स का बॉयकॉट कर चुकी हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन्हीं पब्लिशर्स के साथ ये 6000 करोड़ की मैसिव डील कर ली है। यही डिबेट का कोर पॉइंट है। तो अगर हम इस पॉलिसी के दोनों पहलुओं को ऑब्जेक्टिवली देखें तो प्रोज ये हैं कि ओनोस वाकई टियर 2 और टियर 3 संस्थानों के लिए एक्सेस डेमोक्रेटाइज करता है, NEP 2020 के गोल्स को पुश करता है और क्योंकि सरकार कलेक्टिवली नेगोशिएट कर रही है तो नेशनल लेवल पर पैसे भी बचते हैं। लेकिन कॉन्स की बात करें तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये भारी भरकम खर्चा आखिरकार इन $multi-billion कॉर्पोरेट पब्लिशर्स का मुनाफा ही बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं हम वही डबल पेमेंट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए भी और पब्लिशिंग चार्जेस के लिए भी। एक तरफ दुनिया बॉयकॉट कर रही है और हम उसी मोनोपोली का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। क्योंकि एक पॉलिसी पेपर पर चाहे जितनी भी कमाल की लग रही हो, जमीनी हकीकत अक्सर अलग ही कहानी बयान करती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के 70% से अधिक ग्रामीण कॉलेजों में आज भी एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो एक पूरी तरह से डिजिटल और ई-जर्नल बेस्ड पॉलिसी का लाभ इन छात्रों तक आखिर पहुंचेगा कैसे? बेहतर इंटरनेट के बिना ज्ञान का ये खजाना सिर्फ बड़े शहरों और प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित रह जाएगा। नतीजा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ONOS को कई रोड ब्लॉकर्स का सामना करना है। अर्बन और रूरल कॉलेजेस के बीच का ये डिजिटल डिवाइड तो एक दिक्कत है ही, साथ में एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का भी इशू है। ये जो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये आगे चलकर देश के बजट पर कितना भारी पड़ेगा? और हाँ, एक और बड़ा सवाल, फिलहाल इस स्कीम में प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को शामिल नहीं किया गया है, जबकि हकीकत ये है कि भारत के 50% से ज्यादा छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अगर देश की आधी स्टूडेंट पॉपुलेशन इस इनिशिएटिव से बाहर है तो क्या हम वाकई इसे वन नेशन पॉलिसी कह सकते हैं? तो इन सभी तथ्यों को समझने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, क्या ये ऐतिहासिक 6000 करोड़ रुपए का निवेश सच में भारत में नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करेगा और हमारे रिसर्च इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर ये देश को एक ऐसी एक्सपेंसिव और आउटडेटेड पब्लिशिंग मोनोपोली में फंसा देगा जिसे दुनिया की बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब नकार रही हैं? ये एक ऐसी बहस है जिसका नतीजा हमारे शैक्षिक भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विषय पर अपने विचार जरूर ताजें। ख्याल रखिए।